के कार्यकर्ता माननीय खामकर और इस संगोष्ठी का संचालन करने वाले माननीय पंडित देवी जी और मूल निवासी बहुजन समाज के भाई और बहनों, नरके साहब ने मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो काफी खुराक दी है और उस खुराक में मैं अपनी ओर से कुछ इजाफा थोड़ा करना चाहूंगा। जिस हाई कोर्ट का जिक्र नरके साहब ने किया, ये हाई कोर्ट ने लेंस ने जो भी कुछ किया उसके बारे में अगर वो माफीनामा देता है तो उसको माफ किया जा सकता है। ये जो रवैया है वास्तव में मतलब ऐसा एक प्रावधान जुडिशरी में है जिसको सुमोटो एक्शन कहते हैं। अपने आप खुद होकर न्यायपालिका खुद केसेस में ऐसा फैसला करती है, लेकिन यहां ऐसा ये सुमोटो फैसला मतलब लेंस ने भी नहीं कहा लेंस ने भी नहीं कहा उसने कि मैं माफी मांगता हूं और मुझे माफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट ने इनिशिएट किया कि अगर वो माफी नामा मांगता है तो उसको माफ किया जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि महाराष्ट्र में दूसरी भी एक चर्चा चल रही है इस प्रकरण पर, शिवाजी महाराज के प्रकरण पर, कि ये ब्राह्मणेतरवाद जो है ये आगे नहीं मतलब खींचना चाहिए। क्या वास्तव में ये ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरवाद है? ये कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरवाद नहीं है। शिवाजी महाराज की बदनामी जिसने की उसको सजा होनी चाहिए, इतनी ही क्यों मांग है समाज से, बहुजन समाज के पास? यह ब्राह्मण और ब्राह्मणेतरवाद कहां है? अगर ये हरकत किसी बहुजन समाज के आदमी ने भी की होती तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की होती। जो भी गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। तो हाई कोर्ट उसको इस चीज को दबाना, इसकी आगे चर्चा ना बढ़े, क्योंकि जितनी ज्यादा चर्चा होगी उतनी ज्यादा जानकारी शिवाजी महाराज के संबंध में ब्राह्मणों ने जो भी षड्यंत्र किए हैं वो सारी जानकारी बहुजन समाज के लोगों तक पहुंच जाए। इसीलिए हाई कोर्ट जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करके इसको बंद करना चाहता है, क्योंकि कोर्ट में जुडिशरी में भी कोर्ट लोग बैठे हैं, आप सारे जानते हैं, वो वही लोग हैं। तो ये मामला दबाने का है। इसमें केवल मतलब इसमें दो मतलब क्रिया होती है। एक तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद उजागर होता है बहुजन समाज के सामने, और दूसरी बात जो बहुजन समाज के समूह हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग, इनका ध्रुवीकरण मजबूत हो जाता है इस प्रकरण से। ये बहुत महाराष्ट्र के इतिहास में
ये कोई ऐसी वैसी घटना नहीं है। समाज परिवर्तन के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे ही SC/ST ओबीसी का वर्गीकरण मजबूत हो जाता है। और इसीलिए ब्राह्मणवादी ताकतें जितनी जल्दी हो सके उसको रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आसानी से इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे लड़के साहब ने कहा कि हमें कम से कम 15-20 साल तो इस मामले को आगे बढ़ाना होगा, तो इसलिए इस विषय को वामसिद्ध की तरफ से और भी आगे बढ़ाया जाएगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। चाहे हाई कोर्ट कितनी भी कोशिश करे हम पर बंद दिलाने की, हाई कोर्ट ने हमारी नोट लेनी चाहिए, इसके लिए ये अभियान नहीं चलाया जा रहा। तो वो ले रहे हैं, वो उनकी बात, अभियान और सकती है वो ले रहे हैं। तो आपको इससे तो काफी तो संकेत जाता होता कि वामसिद्ध क्या कर रही है, आपको पता होना चाहिए। जब हाईकोर्ट नोट ले रहा है, जो हमारे साथियों ने कहा कि ऐसा अभियान चलाने से क्या होता है, ये होता है, उनको पता होना चाहिए। जो हाईकोर्ट ने उसकी दखल तो साथियों, ये अभियान और भी आगे हम चलाते रहेंगे जब तक इसका पूरा पर्दाफाश ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का नहीं होता, तब तक ये चलता रहेगा। लड़के साहब ने जो कहा कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की हार, वो लेन का प्रकरण उन्होंने लाया इसलिए हुई, ऐसा मतलब कहा जा रहा है। हम कोई चुनाव विशेषज्ञ नहीं है, ना हमारा वो एरिया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है क्योंकि आर पाटिल ने ये प्रकरण केवल लेंस के इर्द गिर्द ही घुमाया। लेंस के इर्द गिर्द ही घुमाया। अगर यह प्रकरण उन्होंने ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद के खिलाफ में अगर खड़ा किया होता तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी भी मजबूरी हम समझ सकते हैं। हमारे मराठे भाई महाराष्ट्र में पाटीदार मराठा, स्वाभिमानी मराठा, और ये स्वाभिमानी मराठा दिल्लीश्वर ब्राह्मण के चरणों में उधर मतलब चरणों में जाते, इधर पाटीदार, दिल्ली में उनके चरणों काय के बात था। और इसीलिए कांग्रेस के लोगों ने इसको इसीलिए नहीं चलाया कि देश के दुनिया के देश के दूसरे कांग्रेसी जो ब्राह्मण है उससे नाराज हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने इसको ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद कहा। मतलब जो मुनामा देना चाहिए था वो नहीं दिया, और इसलिए ऐसा हुआ। वो उसको मतलब इनकैश नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करें, वही जिम्मेदार। तो ये मामला है। जहां तक ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की बात है, ये बहुत ही गहन मसला है हमारे सामने। हम इसको आंदोलन के 25-30 साल से जो आंदोलन चला रहा है, तब से ये मसला है। क्या वामसिद्ध के बारे में हमारे लोगों ब्राह्मणों की कुछ हो या ना हो उसकी हम परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई हमको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि तुमको ब्राह्मणों को बिलावा से गालियां देते हो। हमारे अपने भाई, हमारे लिए तो समस्या है, लेकिन जैसे बोलकर साहब ने कहा, ये अलग मसला, इसका विषय लगाएंगे, अलग विषय लगाएंगे और
सामने दिया कि मैं ब्राह्मण के खिलाफ में नहीं हूं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं हूं। वो भी बताया उन्होंने कि मुझसे ये स्ट्रेटेजी है बाबा साहब। क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसा क्यों कहा बाबा? वो इसीलिए कहा क्योंकि अगर ब्राह्मण कहा जाता है तो वो व्यक्ति हो जाता है, ब्राह्मण अगर कहा जाता है तो वो व्यक्ति हो जाता है, ब्राह्मणवाद अगर कहते हैं तो वो सिद्धांत हो जाता है। और सिद्धांत पर लक्ष्य केंद्रित करना कॉम्पिटेंट व्यक्ति का काम है। सिद्धांत पर लक्ष्य केंद्रित करना कॉम्पिटेंट व्यक्ति का काम है और व्यक्ति पर लक्ष्य केंद्रित करना एवरेज आदमी का काम है। डॉक्टर अंबेडकर एवरेज नहीं है और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ में हूं, ब्राह्मण के खिलाफ में नहीं हूं, क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति है। तो कई स्थिति है साथियों, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद एक ही चीज है। जब तक ब्राह्मण रहेगा तब तक ब्राह्मणवाद रहेगा ही। सिंपल फॉर्मूला। ब्राह्मणवाद जिंदा क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण की वजह से ब्राह्मणवाद जिंदा है। तो इसलिए ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क करना ये मूर्खता है, ऐसे हम तो जहां तक इस विषय का मामला है, इस विषय में हमने लेन षड्यंत्र नहीं कहा। मामला लेन का है, लेकिन हमने लेन षड्यंत्र नहीं कहा, ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कहा। लड़के साहब ने कहा कि हमको लेन को भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये बराबर है, लेन को भी नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन लेन ये भुलटे चोर है। असली डाकू और सरगना तो ब्राह्मण है और इसीलिए इस भुलटे चोर के चक्कर में हम असली डाकुओं को छोड़ने का है। इसीलिए ये ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है। लेन को भी सजा होनी चाहिए। अगर असली सरगना को सजा होती तो छोटे उसका साथीदार भुलटे चोर को भी हो जाती। तो साथियों, ये जो है हमने ब्राह्मणी षड्यंत्र कहा है, क्योंकि षड्यंत्र ये बहुत सोची समझी चाल होती है, योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ एक प्रयास होता है। जो दिखाई देता वो षड्यंत्र नहीं होता, जो दिखाई नहीं देता वो षड्यंत्र होता है। तो ये षड्यंत्र करने के पीछे क्योंकि अभियान हमको चलाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब ये प्रकरण सामने आया तो सारे समाचार पत्रों में और सारे संगठनों के जब हम कार्यक्रम देखते रहे तो चर्चा सिर्फ लेन के इर्द गिर्द ही हो रही। चर्चा केवल लेन के ऊपर ही हो रही है, उसके इर्द गिर्द ही हो रही है। तो इसलिए हमारे लोगों के ध्यान में आया कि ये तो मामला बहुत गड़बड़ा है, हमारे समाज का डायवर्जन हो रहा है, हमारे समाज को दिशाहीन किया जा रहा है। और इसीलिए कि ये तो ब्राह्मणवादी लोगों का षड्यंत्र है, क्योंकि लेन ने जो लिखा वो अपने दिल से नहीं लिखा। उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कैलिबर क्या है, ये लड़के सामने बताया। तो इससे एक पता चल सकता है कि उसने अपने दिल से, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने उसको बताया और उसने लिखा। लेकिन ब्राह्मणों ने जो बताया वो षड्यंत्र के नाम पर नहीं बताया, जानकारी के नाम पर बताया।
जानकारी को उसने दी। षड्यंत्र करके नहीं होता है, क्योंकि किसी भी आदमी को अगर यह एहसास हो जाता है कि मेरा कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वह व्यक्ति अपना इस्तेमाल नहीं होने देता। इसलिए मेनका उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको पता नहीं था कि ब्राह्मणों का यह षड्यंत्र है, तो उसका इस्तेमाल ब्राह्मणों ने किया। और इसलिए फिर ये चर्चा लेख के ऊपर जिंदगी हो रही है। हमारे लोग सांप को छोड़कर जमीन को ही पीट रहे हैं। बाबा साहब सांप के बारे में कहते हैं कि सांप के पूंछ पर वार करने से सांप नहीं मरता, सांप को मारना है तो उसके सर को ही कुचलना पड़ता है जब सांप मरता है। कुत्ते को जब पत्थर फेंक कर मारा जाता है, कुत्ते को जब पत्थर फेंक कर मारा जाता है तो कुत्ता पत्थर को नहीं देखता, पत्थर किसने फेंका है उसको देखता है। आपने देखा होगा, पत्थर को नहीं देखता। लेकिन दिक्कत यह है जो कुत्ते को समझता है वो हमको नहीं समझता। कुत्ता मंदिर में जाता है, उस मूर्ति के इर्द गिर्द घूमता है, उसके ऊपर तेल ऊल जो कुछ पड़ा होता है उसको जबान से चाटता है, उसके सामने जो प्रसाद होता है वो भी उठा के खा लेता है, और सारा निपटने के बाद एक टांग ऊपर करके पेशाबी कर देता है, क्योंकि वो कुत्ता जानता है कि ये बेजान पत्थर है, ये मुझे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम नहीं जानते, कुत्ता आप पर भोंकता है, आपको काटता है, लेकिन कुत्ता आपके साथ कभी भेदभाव नहीं करता। तो जो कि इंसानी फितरत का सबसे घटिया मिजाज है, भेदभाव करना, लेकिन कुत्ता नहीं करता, इंसान करते। साथियों, ब्राह्मणों ने इस देश में जो भी कुछ हासिल किया है वो अपने योग्यता के बलबूते पर हासिल नहीं किया, हमको बेवकूफ बनाकर ही हासिल किया। ब्राह्मणों ने हमें बेवकूफ बनाने में गोल्ड मेडल हासिल किया, और हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी बेवकूफ बनने में गोल्ड मेडल हासिल किया, हम भी पीछे नहीं। पंडित जी आओ, हमको आप ज्यादा बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो, आप तो हमें कम बेवकूफ बना रहे हो, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। तो ये बेवकूफ बनाने का मामला है साथियों, शिवाजी महाराज की पिताजी शिवाजी महाराज को अभी ही क्यों निशाना बनाया, क्या कारण? यही वक्त उन्होंने क्यों चुना? क्यों चुना? इसीलिए कि शिवाजी महाराज अभी किसी एक जाति के नहीं रहे, समूचा बहुजन समाज शिवाजी महाराज को अपना आराध्य देवता मान रहा है। अंबेडकर और शिव जयंती संयुक्त रूप से 4-5 सालों से महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर चल रही है।
शिवाजी महाराज के खिलाफ में जो जो षड्यंत्र किए उजागर हो रहे हैं। और इसीलिए शिवाजी का इस्तेमाल करना ब्राह्मणों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिन मराठों को ढाल बनाकर अंबेडकरवादियों को कुचला जा रहा था, उन्हीं मराठों ने शिवाजी महाराज और जिजाऊ को सर आंखों पर रखकर किसी ब्राह्मणी धर्म को लात मारने की घोषणा की है। तब तो उनके ध्यान में आया कि शिवाजी महाराज अभी हमारे कब्जे में नहीं है, ये अभी बहुजन समाज के कब्जे में चले गए। और इसीलिए आज तक शिवाजी महाराज का जो इस्तेमाल ब्राह्मणों ने किया, ये इस्तेमाल करना भविष्य में संभव नहीं है, ये एहसास ब्राह्मणों को हुआ। इस्तेमाल अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या किया जाए? तो फिर शिवाजी महाराज को और जिजाऊ को बदनाम करके ही बहुजनों के हाथ में छोड़ा जाए। क्योंकि किसी आदमी से अगर आपको पिंड छुड़ाना है, उसकी आपकी नहीं बन रही है, नहीं पट रही है, तो आप क्या करते हैं? उस आदमी की बदनामी करना शुरू कर देते। और इसलिए शिवाजी महाराज को बदनाम करके शिवाजी महाराज के बारे में, इस बहुजन समाज के बारे में जो निष्ठा और जो आदर, ये उनके चरित्र हनन करके उनके निष्ठा और आदर में संदेह पैदा करना बहुजन समाज के दिमागों में। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर आपकी अपार निष्ठा है, अपार प्रेम है, और उसके बारे में अगर कोई गलत जानकारी आपको पता होती है, तो आपकी निष्ठा में, आपके प्यार में और आप जो श्रद्धा उसको रखते हैं उसमें कमी आ जाए। इसका परिणाम मैंने खुद देखा। बुलढाना में मराठा सेवा संघ के लोगों ने फुले अम्बेडकर जयंती मनाई, तब उन्होंने हमें बुलाया था। तब वहां मराठा सेवा संघ के लोगों ने कहा कि हमारे लोगों में जब हमें ब्राह्मणवादी षड्यंत्र कैसा है जो बता रहे हैं मराठों में, तो मराठा कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं। क्या होता है? जीजाबाई का मतलब पैर गलत गिरा होगा, ऐसी भावना हुई लोगों में पैदा। जिजाऊ से पाउल वाकड़े पड़ना से मतलब ये संदेह डालने से ये परिणाम इसका होता है। और इसीलिए उन्होंने शिवाजी महाराज को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। लेकिन इस समय उन्होंने एक चालाकी की। क्या चालाकी की? आज तक हमारे महापुरुषों का बदनाम करने का ठेका ब्राह्मणों ने अपने जिम्मे रखा, खुद बदनाम करते थे। बालगांगल पूना के एक ब्राह्मण ने फुले साहब के ऊपर किताब लिखा, ये किसने फुले, ये तो दुर्गंधी। आर्यन शोरी ने फॉल्स गॉड बाबा साहब को कहा। लेकिन इस बार ब्राह्मणों ने ये चालाकी की, उन्होंने ये जिम्मा खुद नहीं उठाया, परदेशी व्यक्ति को मोहरा बनाकर उसके हाथों द्वारा शिवाजी महाराज का मतलब चरित्र हनन किया। क्योंकि ब्राह्मण अगर खुद ही शिवाजी महाराज की बदनामी करते तो ये सौदा उनके लिए इतना महंगा साबित होता कि मौत के कुएं से कम खाली नहीं होता। जानते हैं इस बात। और इसीलिए
विदेशी आदमी को मोहरा बनाकर उसका इस्तेमाल किया। लेकिन लेंस भी उनका बाप निकला। उसने किताब के प्रस्तावना में ही इनके नाम की जल्दी छाप दी। कहते हैं चोर जब चोरी करता है तो कुछ न कुछ सुराग तो छोड़ ही देता है। तो ये मामला उनके लिए साथियों काफी मतलब मुश्किल हो गया। लेकिन साथियों ये कौम जो है आसानी से बात आने वाली कौम नहीं है। इतिहास में इनको हमने बार बार पराजित किया, लेकिन इन्होंने कभी हार नहीं मानी। पराजित होना और हार मानना एक अलग चीज है। अछूत इस देश में हजारों सालों से पराजित हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो संघर्ष, अविरत संघर्ष करते रहे। ब्राह्मणों ने भी कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। आपके सामने उदाहरण है। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले वैदिक धर्म की धज्जियां उड़ाकर सामाजिक क्रांति का परचम लहराया। और बुद्ध के क्रांति के बाद सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ। जब मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ तब फिर चाणक्य पैदा हो गए। उस चाणक्य ने अपने चोटी को गांठ मारकर कसम खा ली कि इस मौर्य साम्राज्य का जब तक मैं खात्मा नहीं करूंगा तब तक अपनी चोटी की गांठ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके ही उसने दंड दिया। और बाद में भरतरथ की हत्या करने के बाद पुष्पशुंग ने ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति प्रस्तावित की। फिर 2000 साल के बाद महाराष्ट्र में शिवाजी जैसे योद्धा बहुजन समाज में पैदा हुए। उस समय की जो विपरीत सामाजिक व्यवस्था थी, इस विपरीत परिस्थिति में शिवाजी महाराज ने शून्य से लेकर अपना स्वराज्य निर्माण किया। वो उस जमाने की एक अद्वितीय घटना है। इतनी आसान बात नहीं। गौरव भारत ने किया, लेकिन जैसे ही शिवाजी महाराज चले गए, अष्टपंथ प्रधानमंडल के माध्यम से मराठी शाही का रूपांतर पेशवाई में हुआ और फिर ब्राह्मण की क्रांति। उसके बाद इस देश में अंग्रेज आए। अंग्रेज के काल में फुले साहब का उदय हुआ। फुले साहब ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से क्रांति के बीज इस महाराष्ट्र में बो दी और उनके इस बीज के अंकुर से शाहू महाराज जैसे बहुजन प्रतिपादक राजा निर्माण हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान पैदा हुए। लेकिन बीजारोपण से देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद महाराष्ट्र की सत्ता मराठों के हाथ में आई। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे मराठे
भाइयों ने फूले, शाहू, शिवाजी, अम्बेडकर इनकी विचारधारा को जिंदा नहीं रखा। वो गांधी के शरण में चले गए। जब वो गांधी के शरण में चले गए तो महाराष्ट्र में 50 साल के बाद बाला साहब ठाकरे शिवसेना के माध्यम से ब्राह्मणों की क्रांति महाराष्ट्र में हुई। तो मैंने कहा कि ये कौम जो है ये बात नहीं आती, ये मौके की तलाश करती है। और ये और इसीलिए अगर इस समस्या से हमको मुक्ति पाना है तो इनका हमेशा हमेशा के लिए बंदोबस्त करना होगा। हमेशा हमेशा के एकमात्र विचारधारा है जिसमें इनका पक्का बंदोबस्त करने की शक्ति विद्यमान है। इस विचारधारा में वो शक्ति विद्यमान है और इसी विचारधारा का फैलाव काम से पिछले 25-30 सालों से पूरे देश में कर रही है, कॉन्शियसली कर रही है, डिलिबरेटली कर रही है। यही विचारधारा इस ब्राह्मणवाद का पक्का बंदोबस्त कर। ये अभियान इनका पक्का बंदोबस्त करने के कड़ी में एक कड़ी है। बदनामी करने से बदनामी नहीं होती। बदनामी तो बदनामी के करतूतों करने से होती है, किसी के बदनामी करने से बदनामी नहीं होती। हमारे महापुरुषों की बहुत बदनामी की है इन्होंने। कबीर के साथ किया, फुले के साथ किया, शाहू महाराज के साथ किया, सावित्रीबाई के साथ किया, सबके साथ। लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कभी ऐसे करतूतें नहीं की। हमारे महापुरुषों के करतूतों का एक नमूना अगर देखेंगे तो उनके सामने दुनिया सलाम करती है। 1853 में पूना में सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह खोला, बाल हत्या प्रतिबंध कर और उसमें फलक लगाया।